तब यहाँ टॉम के अपीयर होने की वजह से बिल्डिंग और जमीन में से बहुत सारी तलवारें बाहर निकलने लगती हैं और बहुत सी जगहों पर बहुत तेज रोशनी भी निकलती है, जिससे कि कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। तब यहाँ जू हियोन को जैसे ही होश आता है वैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ तलवारें निकली हुई हैं, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि वो रेलिक ह्यूमंस को ज्यादा पसंद नहीं करता है। ये एक ऐसा टॉम है जो कि ब्रोकन स्वॉर्ड से भरा हुआ है, तो ये पक्का मुरामासा का होगा। मुरामासा सेंगुकू और एडो एरा के बीच में एक ऐसी फैमिली थी जो कि स्वॉर्ड्स बनाती थी और उनके ब्लेड्स बहुत ज्यादा शार्प थे, जिस वजह से बहुत सी फैमिलीज ने अपनी जनरेशंस को खोया था और इसी वजह से मुरामासा को वो कर्स्ड स्वॉर्ड कहा जाता था जिसने की पूरी फैमिली को तबाह कर दिया था। तो इसलिए ये टॉम ह्यूमंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो जू हियोन के सामने एक वार्निंग स्क्रीन खुल जाती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि रेलिक का करप्टेड ऑरा उसकी बॉडी के ऊपर हमला कर रहा है, जिस वजह से उसकी स्किन डैमेज हो गई है। तब हम देखते हैं जू हियोन का हाथ जलने लगता है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि उसे जल्द से जल्द उस टॉम को क्लियर करना होगा और वो उस टॉम के रेलिक की तरफ बढ़ने लगता है। पर वो टॉम बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक गया होता है और उसका गोल्ड एक्स का रेलिक भी उस टॉम के रेलिक को नहीं ढूंढ पा रहा होता, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे कहाँ जाना है। मुझे पूरा यकीन है कि रिपब्लिक ऑफ बेंट के उस आदमी को ये पक्का पता होगा कि वो रेलिक कहाँ पर है, जिस वजह से मुझे उसका पीछा करना चाहिए था ताकि सही टाइम आने पर मैं उसे रेलिक को छीन सकता। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो इस रेलिक को मुझसे पहले हासिल कर लेगा, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। तो जू हियोन को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और तभी वो देखता है कि एक गड्ढे में बहुत सारे लोग गिर चुके हैं और एक लड़की रेलिक के करप्टेड ऑरा की वजह से उन सभी को मारने के लिए तैयार खड़ी है। उस लड़की को रेलिक ने पोजेस कर लिया है और अगर उसने किसी को भी अपनी हाथ में पकड़ी हुई स्वॉर्ड से काटा तो वो पर्सन भी ऐसा ही बन जाएगा और अगर बहुत सारे लोग पोजेस हो गए तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। इस टॉम में अगर आप सैक्रिफाइस को गड्ढे में फेंकते हैं तो एक ब्रिज अपीयर होता है और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है, जिसका मतलब ये काम पक्का उस रिपब्लिक ऑफ बेंट के आदमी का ही है। तो जू हियोन गड्ढे में गिरे हुए लोगों से पूछने लगता है कि क्या उन्हें नीचे फेंकने वाला रिपब्लिक ऑफ बेंट का ही आदमी था, जिस पर वो लोग हाँ कहते हैं और उसे बताते हैं कि उसने एक वियर्ड लैंग्वेज में गाना गाया था, जिस वजह से वो गड्ढा अपीयर हो गया और उस बंदे ने उन्हें उस गड्ढे में फेंक दिया। तो जू हियोन को एहसास हो जाता है कि अगर रिपब्लिक ऑफ बेंट वाला बंदा अभी भी वहाँ पर था तो उसके पास अभी भी रेलिक को हासिल करने का चांस है, जिस वजह से वो उस रेलिक को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है जो कि उसने एबे से चुराया होता है। ये एक रोप शेप्ड ब्रेसलेट है और साथ में इसके मोची है, जिस वजह से ये साथ में मिलके सिस्टर सन और ब्रदर मून रेलिक बनाते हैं। इस मोची को टाइगर ने उस मदर से मांगा था जो कि अपने घर की तरफ वापस जा रही थी और रूप ने हेवन से लटक के दो सिबलिंग्स को टाइगर के हमले से बचाया था। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जू हियोन के सामने एक और स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके टॉम राइडर बेसिक स्किल की चौथी स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है और उस स्किल की मदद से वो अनफेमिलियर आइटम्स को जल्दी यूज करना सीख सकता है और उसके रेलिक्स को चुराने की सक्सेस रेट भी इंक्रीज हो जाती है। तो टॉम राइडर की चारों एबिलिटीज को अनलॉक करने की वजह से उसे एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि उसे टॉम से बाहर निकल के मिलेगा, जिससे कि जू हियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सीधा उस गड्ढे के अंदर कूद के उस पोजेस्ड लड़की के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब वो लड़की जू हियोन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, पर जू हियोन बड़ी आसानी से उसके हमलों को रोक रहा होता है और उसे पीछे की तरफ धकेल के अपनी रोप से उस लड़की को बांध देता है, जिससे कि उस लड़की के हाथ से वो तलवार नीचे गिर जाती है और वो रेलिक उसे पोजेस करना भी बंद कर देता है। तब जू हियोन सबसे ये पूछने लगता है कि आखिरकार वो रिपब्लिक ऑफ बेंट वाला बंदा गया कहाँ है और एक पर्सन उसे बताता है कि वो ब्रिज को क्रॉस करके एक केव के अंदर गया है, जिस वजह से जू हियोन को यकीन आ जाता है कि एबे को प्रोफेसी रेलिक से ही उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तब वो पोजेस्ड लड़की जू हियोन को उसे छोड़ने के लिए कहने लगती है और वो रोप वाली रेलिक भी जू हियोन को उसके साथ खेलने के लिए कह रही होती है और जू हियोन उसे अपने पास वापस बुला लेता है, जो कि उस रोप को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो जू हियोन उन सभी को उसकी मदद करने के लिए कहता है और उनसे वादा करता है कि अगर वो उसकी मदद करेंगे तो वो लोग एबे से अपना बदला ले सकते हैं। तब एबे प्रोफेसी के अकॉर्डिंग ब्रिज के ऊपर चल रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि उसके नीचे वाले गड्ढे के अंदर वो रेलिक पड़ा हुआ है, जिस वजह से वो उस गड्ढे के अंदर छलांग लगा देता है। चलो अब मुरामासा के रेलिक को ढूंढा जाए और जब मैं एक बार मुरामासा को ढूंढ लूंगा तो मैं उन सभी विटनेस को ठिकाने लगा दूंगा जिन्हें मेरे बारे में पता है और उसके बाद मैं उस जापानीज बंदे को भी ढूंढ लूंगा जिसने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि जब एक बार मुरामासा मेरे हाथ में आ जाएगा तब वो मेरे आगे नहीं टिक पाएगा और जीत मेरी ही होगी। तब एबे वहाँ की हर एक ब्रोकन स्वॉर्ड को चेक करने लगता है क्योंकि मुरामासा रेलिक वहीं कहीं होता है। पर तभी जू हियोन सभी बंदों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है
और उन्हें पहले से ही एवे के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से वो सभी लोग उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब जू हियन भी वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में गोल्ड एक्स का रेलिक देख के एवे को समझ में आ जाता है कि वही इन सब के पीछे है, जिस वजह से जू हियन उसके ऊपर हंसने लगता है और कहने लगता है कि वो सबसे आगे होने के बावजूद भी रेलिक को नहीं ढूंढ पाया है। तब जू हियन अपने गोल्ड एक्स वाले रेलिक का इस्तेमाल करता है ताकि वो मुरामासा रेलिक को ढूंढ सके, और हम देखते हैं उसकी पावर की वजह से जू हियन बड़ी ही जल्दी मुरामासा तलवार को ढूंढ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, तो अब अगर तुम्हें मेरी पावर चाहिए तो तुम्हें 10 लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन ब्लड ही मेरी ब्रोकन बॉडी को ठीक कर सकता है, और अगर तुम ऐसा करने से मना कर दोगे तो तुम इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसी वजह से मुझे ब्लेड रेलिक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही तुम्हारा टेस्ट है ना? सही कहा। तो चलो फिर अब उन ह्यूमंस को मार डालो। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार तुम्हें मेरे डोमिनेंस का टेस्ट कैसा लगता है। तो जू हियन मुरामासा के ऊपर भी डोमिनेंस का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से वो पूरी की पूरी जगह हिलनी स्टार्ट हो जाती है और मुरामासा को इससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो जू हियन मुरामासा को अच्छी स्वॉर्ड बनने का कह के अपनी सारी कॉपीज को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है, और दर्द की वजह से मुरामासा को उसकी बात माननी पड़ती है, जिस वजह से वो अपनी कॉपीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके अंदर से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तब हम देखते हैं मुरामासा ब्लेड रिस्टोर हो गया होता है और एवे को यकीन नहीं आ रहा होता कि जू हियन ने उस रैली को भी छीन लिया है। तो जू हियन सभी को रस्सी से उस गड्ढे से बाहर निकालने लगता है और एवे भी चुपचाप वहाँ से खिसक रहा होता है, पर तभी जू हियन उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि वो कहीं नहीं जा रहा है। अब ऐसे भी मत कहो, मुझे भी तो बाहर जाने दो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपनी गवर्नमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा, जो कि तुम्हें अच्छे पैसे देंगे, और उनके पास तो प्रोफेसी रेलिक भी है। प्रोफेसर रेलिक को सिर्फ उसका ऑनर ही यूज कर सकता है। उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि ये सब कुछ एक कंपनी संभाल रही है और वो तुम्हें भी सपोर्ट करेंगी। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आखिरकार तुम किस कंपनी की बात कर रहे हो? तुमने भी इस कंपनी के बारे में सुना होगा, और इसका नाम TKBM कॉर्पोरेशन है। तब ये नाम सुन के जू हियन को अपना पास्ट याद आ जाता है, जिस वजह से वो एवे को एक जोरदार लात मारता है और उसे वहीं पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे TKBM पर भरोसा नहीं होता है। तब बाहर जाते हुए जू हियन उस टॉम को सील कर देता है, जिस वजह से बहुत सा मलबा एवे के ऊपर गिर जाता है और वो मर जाता है। तब यहाँ न्यूज में मुरामासा के टॉम के बारे में बताया जा रहा होता है और उसमें लोग एवे के बारे में भी बता रहे होते हैं, जिस वजह से रिपब्लिक ऑफ बैंड का भी नाम बीच में आ गया होता है और ये बात गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। तब यहाँ ताइजुन एवे की बॉस मोरी को डांट रहा होता है, क्योंकि टॉम्स और रैली की न्यूज पूरे मीडिया में फैल गई होती है और रिपब्लिक ऑफ बैंड भी बदनाम हो रही होती है, जिस वजह से मोरी इसके लिए माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि ये सब कुछ जू हियन की गलती है। पर ताइजुन मोरी को इस सब की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता है, जिस वजह से मोरी माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि वो लोग जल्दी प्रोफेसी रैली के जरिए जू हियन को ढूंढ निकालेंगे। तो ताइजुन पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोफेसी रैली सिर्फ उन लोगों पर काम करता है जिससे उसका ऑनर मिला हो। जिस वजह से मोरी उसे समझाता है कि एवे को भी बुक ने मार्क कर रखा था और क्योंकि एवे जू हियन से मिला है तो वो लोग जू हियन की रफली लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ जू हियन एक होटल के अंदर रुका होता है और मुरामासा के रैली की वजह से जो उसका हाथ जला होता है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ होता। डोमिनेंस के साथ यही प्रॉब्लम है कि मेरे हाथ से ये निशान नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने रैलिक के ट्रायल को इग्नोर करके उसे जबरदस्ती अपने काबू में किया है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैलिक होता है उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी रेजिस्टेंस होती है, जिस वजह से अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मेरी बॉडी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तो जू हियन के सामने स्क्रीन खुल जाती है, जहाँ पर उसे टॉम रेडर बेसिक स्किल की चारों स्किल्स अनलॉक करने की वजह से एक रिवॉर्ड मिला होता है और उसे सबसे पहले पाथ ऑफ डोमिनेंस या फिर एफिनिटी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है और जू हियन पाथ ऑफ डोमिनेंस चुनता है, जिस वजह से उसे उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से जू हियन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है और वो अलग अलग जगह को चेक करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई ट्रेजर चेस्ट या फिर कुछ आना चाहिए था। तो जू हियन जैसे ही अपनी पॉकेट चेक करता है वैसे उसे एक कंज्यूमेबल रेलिक दिखाई देता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि उसे खा लेना चाहिए। और हम देखते हैं जैसे ही वो उस रेलिक को खाता है वैसे उसके जख्म भर जाते हैं और उसे टॉलरेंस नाम की एबिलिटी मिल जाती है। ये तो बहुत ज्यादा कमाल की एबिलिटी है, क्योंकि अगर ये रेलिक पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकती है तो ये मेरे बहुत काम आ सकती है। क्या ये सब कुछ उस क्रो ने किया है? पर आखिरकार वो मेरे लिए सब कुछ इजी बना के करना क्या चाहते हैं? तो जू हियन के सामने फिर से एक स्क्रीन आ जाती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि एस ग्रेड प्रोफेसी रेलिक उसके फ्यूचर को रीड कर रहा है। तो इसका मतलब फ्यूचर गाइड ने मुझे ढूंढ लिया है। ज्यूग लियांग की फ्यूचर
गाइड को उसने एंशिएंट चाइना में लिखा था और ये रेलिक टॉम्स को क्रिएट नहीं करता है बल्कि ये अपने ओनर्स को खुद चुनता है और इस बार इसने सासाकी को अपना ओनर चुना है। तो रिपब्लिक ऑफ बेंट की गवर्नमेंट को इसके बारे में जैसे पता चला वैसे ही उन्होंने सासाकी को अपना सपोर्ट दिया ताकि वो उसकी पावर का इस्तेमाल कर सके। वैसे तो ये बहुत ज्यादा हैप्पी एंडिंग लगती है पर सासाकी ने कभी भी पढ़ाई के बारे में चिंता नहीं की थी जिस वजह से वो बुक की लैंग्वेज को बड़ी मुश्किल से डिसाइफर कर सकती है और इसी वजह से बाद में जब प्रोफेसर रेलिक का एक स्ट्रॉन्ग यूजर सामने आता है तो सासाकी को मार दिया जाता है। तो हम यहाँ पर सासाकी को देखते हैं जिसे एक बंदा बताता है कि उसके प्रोफेसर रेलिक को पढ़ने का टाइम आ गया है। पर सासाकी को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है क्योंकि उसे बहुत से कैरेक्टर समझ में नहीं आते हैं, जिस वजह से एक बंदा उसे बताता है कि उसे जो कैरेक्टर्स समझ में नहीं आएंगे वो उसे दूसरी नोटबुक में लिख सकती है ताकि वो लोग ट्रांसलेट करने में उसकी मदद कर सकें। पर तभी अचानक से सासाकी चीखने लगती है क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है कि सासाकी मरने वाली है। तो यहाँ जूहियन एक होटल में जाकर सुशी खा रहा होता है और उसने अपने नोट्स में लिखा होता है कि सासाकी मरने वाली है ताकि रेलिक भी सासाकी को वही दिखाए क्योंकि रेलिक अपने ओनर के अगेंस्ट थ्रेट्स को इग्नोर नहीं कर सकता है, जिस वजह से जूहियन को पूरा विश्वास होता है कि रिपब्लिक ऑफ बेंट वाले लोग बहुत जल्द उसके पास आने वाले हैं। तब हम देखते हैं जहाँ पर जूहियन बैठा होता है उसी के बाहर रिपब्लिक ऑफ बेंट के लोग गन्स लेके उसका इंतजार कर रहे होते हैं और सासाकी को बिना डरे सुशी लेकर अंदर जाने के लिए कहते हैं, जिस वजह से सासाकी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर का जो बंदा उसे वहाँ पर मारने आया है वो लोग सासाकी को उसी के पास क्यों भेज रहे हैं। तब हमें बताया जाता है कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा होता है ताकि प्रोफेसर रेलिक जूहियन को पूरी तरह से मार्क कर सके और क्योंकि जूहियन ने सासाकी को नहीं देखा होता है तो उन लोगों को पूरा विश्वास होता है कि सासाकी को वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तब सासाकी अंदर चली जाती है और जूहियन को देखकर एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो जूहियन सासाकी के ऑरा को देखकर ही पहचान जाता है कि वो प्रोफेसर रेलिक की ओनर है और वो अपनी तलवार के ऊपर हाथ रख देता है, जिस वजह से सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए अंदर जाने लगते हैं। पर तभी सासाकी खुद ही उस दरवाजे को बंद कर देती है, जिस वजह से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और जूहियन खुद ही इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। तब सासाकी टाइपिंग करके जूहियन को बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा हॉट लगा है, जिस वजह से वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है और बेचारे जूहियन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर का ये फ्लर्ट करने का कौन सा टाइम है। पर अब क्योंकि मौका खुद उसके पास चल के आया होता है तो वो इसे वेस्ट नहीं करना चाह रहा होता, जिस वजह से वो उसकी डेट को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है। तो जूहियन ने उन बंदों को बांध दिया होता है जो कि उसके रूम के बाहर होते हैं और सासाकी को लेकर डेट पर चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।